हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। माई सेल्फ मनीष। तो यह लेक्चर नंबर 6 है जिसमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है वो रहेगा प्योर। देखो, प्योर वाइब्रेशनल पढ़ लिए, प्योर रोटेशनल पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे? वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा दोनों साथ साथ रहेगा, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। एकदम ईजी सा है। तो हेडिंग हो जाएगा वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, वाइब्रेशनल मतलब काल्पनिक, ठीक है, और रोटेशनल मतलब घूर्णन, और इसको लिखते हैं वर्णक्रम। देखो, नाम से समझ में आ रहा है, काल्पनिक और घूर्णन दोनों क्या होंगे? साथ साथ होंगे। तो देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा था और रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा था। दोनों का अलग अलग अध्ययन कर लिया था कि उनमें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है वो कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, इमिशन होता है, ये सब पढ़ लिए थे। उसके बाद यदि हम लोग ने वो अलग अलग पढ़ा था, लेकिन बाद में पता चला कि यदि जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रही है अलग अलग में, उसको यदि हम लोग जूम करके देखें, मतलब उसका फाइन स्ट्रक्चर निकालें, ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर निकालें, तो ये पता चला कि सिर्फ अलग अलग नहीं हो रहा है, बल्कि एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में जो रोटेशनल लेवल होते हैं उनमें भी ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर हम लोग पढ़ते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, और उस कंडीशन में जब एनर्जी का जो मान लिखा जाता है, जो स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होंगी उसका यदि कुल एनर्जी लिखा जाता है, वो कैसे लिखा जाता है? तो एनर्जी लिखा जाता है E इक्वल टू ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल। दोनों अलग अलग एनर्जी का योग कर देते हैं। अब आप लोग को मालूम है भाई ई वाइब्रेशनल क्या होता है? तो मैं जब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ाया था, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, उसमें बताया था क्या होता है एनर्जी का मान, V प्लस 1/2 H न्यू जीरो। और ई रोटेशनल का मान क्या होता है? तो ई रोटेशनल का मान होता है J प्लस 1, और यहाँ पे होता है B। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल जाता है? ई टोटल। इस प्रकार से यहाँ पे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो ई का मान रहता है वो ये रहता है। अब यहाँ पे V क्या है? V को बोलते थे हम लोग वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। याद है? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। और V का मान क्या होता था? 0, 1, 2, 3 से लेकर जहाँ तक जाना है n तक समझ लो। और उसके बाद यहाँ पे J का मान J क्या था? तो J को बोलते थे रोटेशनल क्वांटम नंबर। रोटेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। J का भी मान क्या होता था भाई? 0, 1, 2, 3 एनीथिंग रख सकते थे। ठीक है, ये पता है। उसके बाद H तो प्लांक नियतांक है। न्यू जीरो क्या था? न्यू जीरो फ्रीक्वेंसी था, जो हमको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में जो लाइन प्राप्त हो रही है उसकी क्या थी? फ्रीक्वेंसी थी, आवृत्ति थी। और B क्या था? B को बोलते थे रोटेशनल कांस्टेंट। रोटेशनल कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा लाइन। तो ये बात हमको पहले से ही पता है, अलग अलग पता था, उसको अब क्या कर दिए? साथ साथ कर दिए। तो देखो, अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक अलग से पर्टिकुलर लेवल ले लेते हैं, और एक वाइब्रेशनल मतलब एक वाइब्रेशनल लेवल ले लेते हैं, एक रोटेशनल लेवल ले लेते हैं, और देखते हैं उनमें फिर ट्रांजिशन कैसे होता है। ठीक है, मान लेता हूं मैं कि माना V इक्वल टू 1 से ट्रांजिशन हो रहा है V इक्वल टू 0 में। ठीक है, कोई भी दो वाइब्रेशनल लेवल है V इक्वल टू 0 और V इक्वल टू 1, उनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, वाइब्रेशनल लेवल के अंदर में क्या आता है? रोटेशनल लेवल आता है। तो रोटेशनल लेवल में भी ट्रांजिशन होगा। रोटेशनल लेवल में फिर कैसे ट्रांजिशन हो जाएगा? J इक्वल टू 1 से J इक्वल टू 0 में। ठीक है, तो वो आगे बहुत सारा होगा, लेकिन मैं अभी J अब यहाँ पे जैसे मतलब एक ही लेवल ले रहा हूँ। ठीक है, V इक्वल टू 1 से V इक्वल टू 0 में, और
j इक्वल टू 1 से j इक्वल टू 0 में। ये हो गया। तो बताओ जब फार्मूला कैसे चेंज हो जाएगा। अब एक बार फार्मूला लिख लेते हैं फिर बताएंगे आगे। तो ये देखो फार्मूला ऐसे हो जाएगा, E इक्वल टू क्या होगा, v प्लस 1/2 है, तो यहाँ पे v इक्वल टू 1/2 है, तो v1 प्लस 1/2 h न्यू 0 प्लस j1 और यहाँ पे हो जाएगा j1 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे b, ये हो गया फर्स्ट वाले के लिए, 1 वाले लाइन के लिए। अब उसके बाद वो ट्रांजिशन करेगा 0 वाले लाइन में, तो 0 को वहीं लिख देंगे। 0 लिखेंगे तो क्या होगा, v0 प्लस 1/2, ये हो जाएगा। या तो b इसको ना 2 रख लो और इसको 1 रख लो तो ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। 2 और ये 1, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2, है ना। उसके बाद h न्यू 0 प्लस यहाँ पे क्या होगा, j1 प्लस 1 b, ठीक है। तो देखो इसको मैं डेल ई लिख सकता हूँ। इस वाले लेवल से इस लेवल में जब ट्रांजिशन हो रहा है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा, तो उसको मैं डेल ई बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, आगे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इसके साथ सॉल्व होगा, ये इसके साथ सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आगे क्या होगा, आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये है v2 h न्यू 0 माइनस v1 h न्यू 0, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, v2 माइनस v1 h न्यू 0, ऐसे लिख सकते हैं पहला टर्म को। उसके बाद 1/2 h न्यू 0 माइनस 1/2 h न्यू 0, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इधर प्लस उधर माइनस है, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ये सॉल्व हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो बताओ इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, b वाले इसके साथ इसके ये जुड़ेगा, तो यहाँ पे देखो कैसे होगा, मैं b को दोनों से बाहर ले सकता हूँ, b तो समान है, ठीक है, बाहर ले लिया, क्या बच गया, j2 प्लस 1 और माइनस है बीच में, यहाँ पे क्या होगा, j1 प्लस 1, ठीक है। ध्यान रखना ये माइनस पूरे का है ना, इसलिए ये माइनस बाहर आएगा, ठीक है। ये हो गया कोष्टक बंद। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1, इधर तो इसका काम हो चुका है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, तो इसको मैं यदि ब्रैकेट ओपन कर दूं तो क्या हो जाएगा, j2 का स्क्वायर प्लस j2 माइनस j1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, j1, ये हो गया। उसके बाद v2 माइनस v1 h न्यू 0, यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, देखो j2 माइनस j1 अलग से मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद ये टर्म और ये टर्म में सर्वसमीका लग जाएगा, क्या सर्वसमीका लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा j2 प्लस j1 और इंटू j2 माइनस j1, ऐसे लगेगा, तो लगा दिए। उसके बाद इधर को सामने रहने दो, ये हो जाएगा h न्यू 0 प्लस यहाँ से, अब बताओ यहाँ से देखो j2 माइनस j1 है, j2 माइनस j1 है, दोनों को मैं बाहर ले सकता हूँ, तो बाहर ले लो, ये हो जाएगा j2 माइनस j1, अंदर क्या बच जाएगा, इसके जगह में 1 बच जाएगा और ये वाला पूरा बच जाएगा, तो j2 प्लस j1, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, j2 प्लस j1 प्लस 1, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा, यदि डेल ई का मान निकालना चाहे तो। ठीक है, समझ में आ गया। वहाँ पे अलग अलग लिखे थे, उसी को थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। तो ये दो पर्सनल क्या कर लिए, अलग अलग लेवल ले लिए, दोनों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, तो डेल ई का फार्मूला आएगा, वो क्या आएगा, v2 माइनस v1 h न्यू 0 प्लस b j2 माइनस j1 इंटू j2 प्लस j1 प्लस 1, ठीक, ये फार्मूला। अब इसके बाद बताओ, ये डेल ई का मान आ गया, यदि मैं डेल ई के बाद जो वहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो क्या होगा, वहाँ से विकिरण उत्सर्जित होंगे, ठीक है, फोटोन के रूप में। तो उस जो फोटोन की अगर आवृत्ति लिखना चाहूँ तो मैं, या फिर जो लाइन प्राप्त होगा उसकी आवृत्ति लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो बताओ आवृत्ति कैसे लिखते हैं हम लोग, आवृत्ति को शो करते हैं न्यू से, तो न्यू को कैसे लिखते थे भाई, डेल ई अपॉन एच से, याद है, इसके पिछले वाले लेक्चर में बताया था, डेल ई अपॉन एच से। तो डेल ई का मान क्या है यहाँ पे, ये पूरा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, v2 माइनस v1, ये हो जाएगा h न्यू 0, नीचे में क्या आएगा h, तो h और h मैं काट सकता हूँ, तो ये हो जाएगा पूरा कट जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा न्यू 0। उसके बाद यहाँ से बताओ, ये हो जाएगा b
J2 माइनस J1, J2 प्लस J1 प्लस 1 और बटा में यहाँ पे H। तो इस प्रकार से आवृत्ति का मान आ जाएगा। ठीक है, ये आवृत्ति का मान हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो। तो ये हो गया डेल ई का मान। ऊर्जा में जो अंतराल आएगा, अगर अगर रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होती है तब, और आवृत्ति क्या आएगा, तो आवृत्ति ये आएगा। अब ये तो हो गया, ठीक है, फार्मूला निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर किसी वाइब्रेशनल लेवल में एनर्जी लेवल बनाएंगे और एक दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में एनर्जी लेवल बनाएंगे, उसके अंदर में रोटेशनल लेवल बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करा के देखेंगे और ये देखेंगे कि उनमें कैसे कैसे लाइन प्राप्त होते हैं। ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर उसमें देखेंगे कि कौन कौन से रोटेशनल लेवल में यहाँ पे ट्रांजिशन होगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, पर्टिकुलर वाइब्रेशनल लेवल लेंगे, उनमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराएंगे। उससे पहले यदि हम लोग ट्रांजिशन रूल के बारे में बात कर लें वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रा में, तो वो क्या हो जाएगा। तो एक बार ट्रांजिशन रूल के बारे में भी बात कर लेते हैं। ट्रांजिशन रूल या तो सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रा। तो बताओ क्या हो जाएगा, डेल V इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड डेल J इक्वल टू प्लस माइनस 1। वहाँ पे अलग अलग ले रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, साथ साथ में लेंगे। वाइब्रेशनल के लिए क्या होता है, डेल V का मान प्लस माइनस 1 होता है। रोटेशनल के लिए क्या होता है, प्लस माइनस 1 होता है। तो ये दोनों को साथ साथ यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रांजिशन रूल। अब क्या करेंगे, पर्टिकुलर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक लेवल लेते हैं। माना V इक्वल टू 1 से V इक्वल टू 0 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो मैं इसको मैं बना के बताता हूँ डायग्राम से। तो देखो डायग्राम से जब इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये अपना V इक्वल टू 1 हो गया और नीचे में V इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इस V के अंदर में रोटेशनल लेवल होंगे, वाइब्रेशनल के अंदर में रोटेशनल लेवल होते हैं, तो उसको भी बनाना पड़ेगा। तो बताओ रोटेशनल कैसे बनेगा। तो ये फर्स्ट तिरछा हो गया थोड़ा सा, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और आगे जितने भी रहेंगे। तो इसको भी मैं नाम दे सकता हूँ, J इक्वल टू 0, J इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2, J इक्वल टू 3, J इक्वल टू 4। ओके, उसके बाद फिर ऊपर इसमें भी रहेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये हो जाएगा J इक्वल टू 0, J इक्वल टू 1, J इक्वल टू 2, J इक्वल टू 3, J इक्वल टू 4। अभी 4 लाइन बना लेते हैं, आगे आप चाहो तो और बना सकते हो। तो ये हो गया वाइब्रेशनल लेवल, वाइब्रेशनल लेवल के अंदर में रोटेशनल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है वो कैसे होता है। तो हमको यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल है ये हमको मायने इसको याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। तो कैसे होता है देखो, इसमें ना जब वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं तो दो प्रकार के यहाँ पे ब्रांच प्राप्त होता है। एक तो होता है P ब्रांच, दूसरा होता है R ब्रांच। जो P ब्रांच होता है, P ब्रांच, ये डेल J का जो मान है ये -1 होता है तब प्राप्त होता है। जो R ब्रांच होता है ये जो है डेल J का मान यदि +1 आता है तब प्राप्त होता है। ये जो हम लोग ये बनाए हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, इनमें अभी हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन करवाएंगे। ट्रांजिशन करवाएंगे तो जो +1 के रिस्पेक्ट में जो लाइन प्राप्त होगा उसको बोलते हैं R ब्रांच, और जो -1 के रिस्पेक्ट में प्राप्त होगा उसको बोलते हैं P ब्रांच। और एक बात यहाँ पे और नोटिस कर सकते हो, ये तो ट्रांजिशन रूल ठीक है, लेकिन J इक्वल टू 0 से J इक्वल टू 0 में नॉट अलाउड रहता है। ठीक है, J इक्वल टू 0 से J इक्वल टू 0 में ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि ये J इक्वल टू 0 है, ये भी J इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं हो पाता है। तो एक बात याद कर सकते हो। अब देखो ट्रांजिशन कैसे होगा, तो ट्रांजिशन कराते हैं। तो ट्रांजिशन कराते हैं तो क्या हो जाएगा, ये होगा J इक्वल टू 0, पहले इसको लेते हैं। तो J इक्वल टू 0 से J इक्वल टू 0 में ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ये J इक्वल टू 1 से J इक्वल टू 0 में ट्रांजिशन हो पाएगा क्या, चेक करते हैं। तो J इक्वल टू 1, J इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 मतलब क्या आया, +1 आया। तो यहाँ पे हमारे सिलेक्शन रूल में है, तो यहाँ से यहाँ अलाउड हो जाएगा। J इक्वल टू 1 से लेकर J इक्वल टू 0 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाएगा। उसके बाद J इक्वल टू 2 से J इक्वल टू
पहले जीरो में चेक कर लेते हैं। तो j इक्वल टू 2 से j इक्वल टू 0 में चेक करेंगे तो वहाँ पे अंतर कितना जाएगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 आएगा। तो 2 हमारे सिलेक्शन रूल में अलाउड नहीं है, मतलब वो ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। 2 से 1 में हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ सीधा आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक लेवल प्राप्त होगा। उसी प्रकार और आगे करेंगे, 3 में से करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, ये जो प्राप्त हो रहा है इसे +1 के रिस्पेक्ट में प्राप्त हो रहा है। देख लो, 1 से 0 में 1 आया, 2 से 1 में 1 आया, 3 से 2 में फिर 1 आया, 4 से 3 में फिर 1 आया। मान लो और यहाँ पे लेवल रहता j इक्वल टू 5 रहता तो यहाँ पे भी और ट्रांजिशन होता तो ये इसमें आता। ठीक है, तो ये जितना भी लाइन प्राप्त हो रहा है ये है डेल j इक्वल टू +1 बस के लिए, -1 के लिए नहीं। ठीक है, -1 के लिए अलग बनाएंगे। तो ये तो +1 के लिए देख लिए, अब -1 के लिए भी देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा और बना देता हूँ इधर। बात करते हैं -1 के लिए। तो यहाँ पे जो भी प्राप्त होगा ये -1 के लिए रहेगा। ठीक है, तो -1 के लिए कैसे प्राप्त हो रहा है, तो देखो ये j इक्वल टू 0 से j इक्वल टू 0 में ट्रांजिशन नहीं होता है ना, उसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो j इक्वल टू 0 से यदि मैं 1 में ट्रांजिशन करूं तो क्या हो जाएगा भाई, 0 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस ये 1 में हो रहा है तो 1 लिख दिए, तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, एनर्जी का जो अंतराल है वो क्या हो रहा है, डेल j का मान -1 हो रहा है, तो वो इधर बनेगा, उसको अलग से बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा j इक्वल टू 0 से इसमें हो जाएगा 1 में। समझ में आया, 0 से 1 में जा रहा है तो हमको प्राप्त हो रहा है -1। उसी प्रकार 1 से 2 में जाएगा तब हमको -1 प्राप्त होगा, तो ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद 3 से 2 में जाएगा तो प्राप्त होगा, ठीक। 3 से 1 में जाएगा तो 2 से 3 में जाएगा तो प्राप्त होगा, और उसके बाद 3 से 4 में जाएगा तो प्राप्त होगा -1। तो ये 3 से मैं क्या बना दिया, 4 बना दिया। मान लो और लेवल की बात करते हैं तो यहाँ से भी क्या होता, यहाँ पे जैसे रहता कोई लेवल तो ये j इक्वल टू 5 वाला रहता है ना, तो j इक्वल टू 5 से फिर यहाँ पे ट्रांजिशन होता। तो ये जितना भी प्राप्त हो रहा है ये क्या हो रहा है, डेल j इक्वल टू -1 के रिस्पेक्ट में प्राप्त हो रहा है। ये जो था ये डेल j इक्वल टू +1 के रिस्पेक्ट में प्राप्त हो रहा है। इसी को ही बोलते हैं p ब्रांच और r ब्रांच। इसको बोलते हैं डेल j इक्वल टू प्लस है तो ये हो जाएगा p ब्रांच, ऐसा भी नाम से याद कर सकते हो। प्लस है तो p ब्रांच, माइनस है तो r ब्रांच। नहीं उल्टा हो गया ना, ये r ब्रांच, प्लस है तो r ब्रांच, माइनस है तो p ब्रांच। ये तो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा में या रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में दोनों जब ट्रांजिशन साथ साथ होते हैं तो हमको +1 के रिस्पेक्ट में r ब्रांच प्राप्त होता है और डेल j इक्वल टू -1 के रिस्पेक्ट में p ब्रांच प्राप्त होता है। ठीक है, दो अलग अलग ब्रांच यहाँ प्राप्त होते हैं, अब इसमें देख भी सकते हो। और ये v इक्वल टू 1 लेवल था वाइब्रेशनल लेवल, और ये v इक्वल टू 0 लेवल था, और उनके अंदर में ये रोटेशनल लेवल जिनमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्राप्त हो रही है। अब यदि इस R ब्रांच और P ब्रांच की मैं जो रेखाएं प्राप्त हो रही है इनके लिए मैं आवृत्ति का लिखना चाहूँ या डेल E का मान लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो डेल E का जो मान होता है, आवृत्ति की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो आवृत्ति का मान होता है तो म्यू R, पहले R इसके बारे में बात कर लेते हैं, डेल J इक्वल टू +1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो म्यू R हो जाएगा, तो म्यू R को मैं लिख सकता हूँ म्यू 0 प्लस, अभी प्लस है तो प्लस आएगा बीच में, ठीक है, 2b/h इंटू जे, ये लिखा जाता है। और बात करते हैं माइनस के लिए तो ये म्यू p हो जाएगा, ये p ब्रांच के लिए है, म्यू 0 माइनस 2b/h इंटू जे। तो ये फार्मूला होता है आवृत्ति का। यहाँ पे जो लाइन प्राप्त हो रही है ना, प्लस वाले के लिए जो लाइन प्राप्त हो रही है उसके लिए ये आवृत्ति का फार्मूला होता है, और माइनस वाले लोग के लिए ये आवृत्ति का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, न्यू 0 क्या है, तो न्यू 0 जो है इसको बोलते हैं बैंड ओरिजिन,
बैंड ओरिजिन। बैंड ओरिजिन से प्लस की ओर रहता है म्यू आर और बैंड ओरिजिन से माइनस की ओर रहता है म्यू पी। देख लो ये बैंड मतलब ये बैंड ओरिजिन से माइनस करेंगे मतलब बैंड ओरिजिन से कम कर रहे हैं। तो बैंड ओरिजिन जो बनता है ना यहाँ पे बनता है लगभग, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रहेगा मान लो। तो +1 उसके आगे बैंड ओरिजिन से प्लस साइड जाओगे तो हमको आर ब्रांच प्राप्त होता है, ठीक है। यदि बैंड 0 में हम प्लस कर देंगे तो आर ब्रांच प्राप्त होगा, यदि बैंड 0 में माइनस कर देंगे तो हमको पी ब्रांच प्राप्त होता है। बैंड 0 में माइनस कर देंगे तो हमको पी ब्रांच प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। और मैं एक पॉइंट देखता हूँ, यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको J1 कर सकते हो। J1 का जब मान जो रहेगा क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4, यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 ऐसे रख सकते हो, ठीक। तो ये हो जाएगा। इसको हिंदी में ना बैंड ओरिजिन को इसको मूल बिंदु भी बोलते हैं। बैंड का मूल बिंदु, जो बैंड हमको प्राप्त होगा उसका ये क्या है, मूल बिंदु है, बैंड मूल बिंदु। तो ये हो गया पूरा हम लोग का प्योर नहीं वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रा। अब देखो यहाँ पे ये लाइन जो प्राप्त हो रही है इसको मैं अगर अलग से बैंड के रूप में अगर दर्शाना चाहूँ तो मैं कैसे दर्शा सकता हूँ। तो बैंड के रूप में यदि मैं दर्शाना चाहूँ तो बताओ ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। बीच में रहेगा बैंड ओरिजिन जिसकी आवृत्ति क्या है, ν0 है। ν0 से प्लस करते हैं, प्लस के साइड जाते जाते हैं तो हमको आर ब्रांच प्राप्त होता है। तो इसको मैं अगर बनाना चाहूँ तो कैसे बना दूंगा, ये 1 2 3 4 फर्दर 5 इस टाइप से इधर जो प्राप्त होगा वो कहलाएंगे आर ब्रांच। और अगर इस साइड जाते जाऊँ, इसको मैं काला पेन से बनाता हूँ, तो ये हो जाएगा पी ब्रांच। 3 4 5, ठीक है। इस साइड जो प्राप्त हो रहा है ये क्या हो रही है, पी ब्रांच है। उस साइड जो प्राप्त हो रही है आर ब्रांच। अब देखो ये जो दो पी ब्रांच के बीच में जो गैप है उसको मैं कितना हो जाएगा, तो जो गैप है उसको आप लोग नाप सकते हो। कैसे, यहाँ पे अब जे का मान रखते जाओ तो जे का मान जैसे ये अपना बैंड ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब जे इक्वल टू यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ, तो यहाँ पे 1 रखूँगा तो क्या होगा, ν0 माइनस 2b/h ये हो जाएगा। तो इसका मान कितना आया, ये वाला लाइन का 2b/h। उसके बाद मैं 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 4b हो जाएगा यहाँ पे। तो ये इसको मैं रख दूंगा 4b/h। इसको ये इसके बात करें तो 6b/h, ये 3 के लिए हो जाएगा ना। 4 के लिए रखूँगा तो 8b/h। ये कितना हो जाएगा 10b/h। ये इधर बढ़ते जा रहा है, नेगेटिव की साइड बढ़ते जा रहा है, ठीक है। या फिर माइनस माइनस भी लगा सकते हो सब में। अगर इधर की बात करूँ मैं, प्लस वाले साइड की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला में यहाँ भी हम लोग जे इक्वल टू जे इसका मान रखते जाएंगे जे का। तो ये हो जाएगा 2b/h, 4b/h, 6b/h, 8b/h, 10b/h। तो ऐसा मान पॉजिटिव में उधर बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यदि मैं इन दोनों के बीच में यदि गैप निकालना चाहूँ, बैंड गैप निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 2b/h, यहाँ पे 4b/h। माइनस करूँगा तो कितना आएगा 2b/h, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैप है वो कितना आ रहा है भाई 2b/h। सब में यहाँ पे भी आप निकाल के देख सकते हो, 4b/h है, 6b/h है, दोनों में कितना गैप है 2b/h। यहाँ पे भी निकाल के देखूँ तो इन दोनों बैंड में ये भी क्या हो जाएगा 2b/h, यहाँ पे भी 2b/h। तो जो इसको बोलते हैं पी ब्रांच, इसको बोलते हैं आर ब्रांच। तो पी ब्रांच और आर ब्रांच में देखो इधर तो 2b/h आ रहा है, उधर भी देखो 2b/h ही आएगा। कैसे, यहाँ पे निकाल के देखो, इनमें भी 2b/h ही आएगा, ठीक है। इनमें की बात करें 2b/h, 2b/h, यहाँ पे भी 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा। यहाँ पे भी 2b/h, 2b/h, 2b/h। सब में जो एनर्जी जो गैप है, आवृत्ति जो गैप है आवृत्ति का, वो क्या होंगे, सब में समान होते हैं। 2b/h आता है। आवृत्ति क्या होते हैं, आवृत्ति गैप, बैंड गैप क्या होता है, समान होती है। तो ये बोल सकते हो। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसके बाद यदि ठीक है 2 बैंड के जो बीच में गैप है वो 2b/h है। यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट
पी ब्रांच का फर्स्ट लाइन और आर ब्रांच का फर्स्ट लाइन, इन दोनों के बीच में कितना गैप होता है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे ऑप्शनल में या IIT JEM में। कैसे, यहाँ पे अब ये आप तुमको मालूम हो गया, आप ये पूछ सकते हैं कि सेकेंड पी ब्रांच का सेकेंड लाइन, पी ब्रांच का, ये पी ब्रांच हो गया, पी ब्रांच का सेकेंड लाइन मतलब ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, बैंड ओरिजिन से ये पहला फर्स्ट लाइन कहलाएगा, सेकेंड लाइन कहलाएगा, तो ये सेकेंड लाइन। तो पी ब्रांच का सेकेंड लाइन और आर ब्रांच का फर्स्ट लाइन, तो आर ब्रांच का फर्स्ट लाइन कौन सा हो गया, ये अपना बैंड ओरिजिन, तो ये आर ब्रांच का फर्स्ट लाइन। तो पी ब्रांच का सेकेंड लाइन ये वाला, आर ब्रांच का फर्स्ट लाइन ये वाला, इन दोनों के बीच में कितना गैप होता है, ये ऐसा क्वेश्चन ने पूछ दिया। तो कैसे बताओगे भाई, एकदम ईजी सा है, यहाँ से यहाँ के बीच का हमको गैप निकालना है, मतलब ये वाला। तो आप लोग को मालूम कैसे होगा, इसका मान होता है 2b/h, इसका मान होता है 2b/h, इसका मान होता है 2b/h, मतलब 3 अलग अलग 2b/h आएगा, मतलब टोटल गैप कितना हो जाएगा 6b/h। बस ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। फोर्थ लाइन ऑफ पी ब्रांच बोल देगा और सेकेंड लाइन ऑफ आर ब्रांच बोल देगा, बिटवीन गैप पूछ लेगा, तो उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो ऐसा पूछ सकते हैं। और बाकी एक चीज़ आप याद रखो, यहाँ से सीधा इन दोनों जो बीच में रहता है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ पी ब्रांच एंड फर्स्ट लाइन ऑफ आर ब्रांच, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना होता है, तो 4b/h, ये बस याद रखो। बाकी आप निकाल सकते हो जो भी पूछेंगे वहाँ पे, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। इस साइड को बोलते हैं पी ब्रांच, नेगेटिव साइड को बोलते हैं पी ब्रांच, पॉजिटिव साइड को बोलते हैं आर ब्रांच। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग को शुरू में थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह लिखा दिया, उसका एनर्जी का फार्मूला लिखा दिया। एनर्जी फार्मूला निकालने के बाद हम लोग ट्रांजिशन, कोई भी पर्टिकुलर एक लेवल ले लिए, उनमें ट्रांजिशन देख लिए, वाइब्रेशनल लेवल के अंदर में रोटेशनल लेवल देख लिए। ट्रांजिशन देखने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पे 2 ब्रांच प्राप्त होते हैं, आर ब्रांच और पी ब्रांच। उसके बाद उसमें थोड़ा सा फार्मूला लिख लिए आवृत्ति का, तो ये आवृत्ति का फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद बैंड देख लिए कि बैंड कैसे कैसे प्राप्त होता है। तो 3 प्रकार के बैंड होते हैं, बीच में जो होता है उसको बैंड ओरिजिन बोलते हैं। बैंड ओरिजिन के लेफ्ट साइड में पी ब्रांच प्राप्त होता है, बैंड ओरिजिन के राइट साइड में आर ब्रांच प्राप्त होता है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आप लोग का वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटा देते हैं। और एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो इसमें ना, देखो इधर क्या हो रहा है, ये बैंड ओरिजिन से इधर आवृत्ति बढ़ते जा रही है, ठीक है। देखो आवृत्ति पॉजिटिव होते जा रही है, मतलब बढ़ते जा रही है, इधर नेगेटिव होते जा रही है, मतलब कम होते जा रही है। तो न्यू का जो मान होता है ना, आवृत्ति का मान इस साइड और बढ़ते जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जब न्यू का मान इधर बढ़ते जा रही है तो न्यू का मान बढ़ रही है, तो लैम्डा का मान क्या होगा, कम होगी। दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है ना, तो ये क्या होगा, इधर लैम्डा का मान कम होते जाएगा, तो लैम्डा का मान इधर बढ़ते जाती है, क्योंकि इधर क्या होगा, न्यू का मान कम हो रहा है। तो न्यू का मान इधर कम हो रहा है, मतलब लैम्डा का मान वहाँ पे बढ़ते जाता है, मतलब इधर दीर्घ तरंग दैर्घ्य की ओर प्राप्त होगा, उधर लघु तरंग दैर्घ्य की ओर प्राप्त होगा, ठीक। तो ये बात भी आपको पूछ सकते हैं कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य की ओर कौन सा ब्रांच प्राप्त होता है, तो पी ब्रांच प्राप्त होता है। लघु तरंग दैर्घ्य की ओर कौन सा ब्रांच प्राप्त होता है, तो आर ब्रांच प्राप्त होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद जो क्यूज में पूछा था उसको मैं बता देता हूँ उसका आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था पिछले लेक्चर में लास्ट में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा उसको मैं बता देता हूँ। तो देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पहले से ही पता था। तो ठीक है, इसका देखो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या था, समानित द्रव्यमान म्यू तथा बल नियतांक के वाले अणु की काल्पनिक आवृत्ति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपको पहले ही बताया था 1/c इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। 1/2 पाई रूट में k/μ, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी अणु की मूल अवस्था में काल्पनिक ऊर्जा क्या होती है। तो जब हम लोग वाइब्रेशनल लेवल पढ़े थे उसमें जब ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाले थे उसका मान क्या था, 1/2 hν0, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, काल्पनिक ऊर्जा अंतराल कितना होता है। काल्पनिक ऊर्जा अंतराल मतलब जो वाइब्रेशनल लेवल हम लोग निकाले थे, वाइब्रेशनल लेवल में जो विभिन्न प्रकार के एनर्जी लेवल आए थे, तो उनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल था, जो एनर्जी गैप था, वो कितना था, hν0 के मान के बराबर था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख। तो ये हो गया, ठीक है। इतना क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग मेरे ख्याल से पता होगा इसका। उसके बाद 3 क्वेश्चन और मैं यहाँ पे दे देता हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो देखो ये 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर इसका आंसर मैं अगले वाले लेक्चर में बता दूंगा, ओके। तो ठीक है, इस लेक्चर को ओवर करते हैं। इस लेक्चर में यहीं तक था, और पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, नहीं आ रहा होगा डिसलाइक कर देना, कमेंट करना होगा तो कमेंट कुछ करना, इसका आंसर तो कमेंट करना ही, ठीक है। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।